सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है एक यूटीवी मोशन पिक्चर्स करके कंपनी है जो फिल्में बनाती है। अच्छा। और यूटीवी जो है ना चैनल, वो भी है इन्हीं का। अच्छा। तो इसके सीईओ है सिद्धार्थ रॉय कपूर। अच्छा। वो हम लोगों ने जो विद्या बालन की कुंडली पढ़ी थी, हाँ, वो विद्या बालन के ये हस्बैंड है। अच्छा। हाँ, ये भी मतलब ठीक ठाक आदमी है। अच्छा। अच्छे बड़े बिजनेसमैन सिद्धार्थ राय कपूर। हाँ, ये पढ़िए जरा। ये बड़े बिजनेसमैन। तो सिद्धार्थ राय कपूर की जन्म कुंडली तुला लग्न है और मकर राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश शुक्र है 2 स्वभाव में, अष्टमेश का शुक्र 2 स्वभाव में मध्य हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। शनि 2 स्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। एक तरह से मध्य, एक तरह से अल्प और एक तरह से दीर्घायु, है ना। शनि 2 स्वभाव, चंद्रमा चर। हाँ, ठीक। अब तीनों तरह से आयु का कालखंड अलग अलग है। तो ये मध्य आयु के कालखंड में आएगी, ठीक है ना। 48 साल के भी है। हाँ, तो 3 जब कालखंड अलग अलग हैं तो ये मध्य आयु के कालखंड में आ जाएगी। तो सिद्धार्थ राय कपूर की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश शुक्र भाग्य भाव में बैठा है 9वें घर में, और ये शुक्र नीचाभिलाषी है। कन्या इसकी नीच राशि है, 3 राशि पीछे मिथुन राशि में बैठा है, फिर भी ये बहुत बड़ा राजयोग है। तो लग्नेश 9वें घर में आया शुक्र, एक ये राजयोग हो गया। पंचमेश का शनि 9वें घर में आया और शनि यहाँ पे उच्चाभिलाषी है। तुला इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे बैठा, तो ये कोई राजयोग नहीं देगा यहाँ। इसके बाद चतुर्थेश का शनि आया 9वें घर में, है ना। ये यहाँ चौथे घर से राजयोग देगा शनि। चतुर्थेश 9वें घर में आ गया, केंद्र का मालिक त्रिकोण में, और ये शनि यहाँ उच्चाभिलाषी है। तुला इसकी उच्च राशि है और 4 राशि पीछे बैठा मिथुन राशि में। दूसरा ये राजयोग हो गया। इसके बाद सप्तमेश का मंगल लाभ भाव में गया और ये मंगल उच्चाभिलाषी है। मकर इसकी उच्च राशि है, उससे 5 राशि पीछे है, ये कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का चंद्रमा अपने से 7 में बैठा है चौथे घर में, और ये 10वें घर को देख रहा है। तो 10वें घर को ही बलवान करेगा, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं देगा। 10वें घर में तुला लग्न है, इसमें सूर्य बुध, तो बुध इसका भाग्य भाव का फल करेगा, और सूर्य लाभ का मालिक है, तो इसलिए ये बुधादित्य का योग यहाँ पे थोड़ा बनेगा, है ना। तो इस तरह से तो लग्नेश शुक्र का एक राजयोग है 9वें घर में, और चतुर्थेश शनि का दूसरा राजयोग है। यहाँ पर 2 राजयोग इस जन्म कुंडली पे बनेंगे। और ये भी बनेगा क्या, नवमेश यहाँ जो बुध आएगा? हाँ, नवमेश बुध आया 10वें घर में, है ना। तो ये एक राजयोग बनेगा। तो एक लग्नेश का शुक्र का और एक चतुर्थेश शनि का, और नवमेश बुध यहाँ उच्चाभिलाषी है। कन्या इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे बैठा है, तो 3 राजयोग इनके पास हो गए, इसीलिए इतने बड़े धनवान है। अच्छा, धन भाव का मालिक इनका मंगल लाभ भाव में बैठा है, उच्चाभिलाषी बैठा है ना। देखो यही क्लियर हो गया कि धन भाव का मालिक यहाँ उच्चाभिलाषी है ना, लाभ भाव में है, और 3 राजयोग हैं, तो ये धनवान होने चाहिए, जन्म कुंडली ही बताती है। अच्छा, सप्तमेश इनकी पत्नी का मालिक लाभ भाव में है, उच्चाभिलाषी, ठीक है। तो ये स्थिति भी ठीक है पत्नी की, क्योंकि 7वें घर पे कोई पाप ग्रह की कोई दृष्टि भी नहीं आ रही है किसी तरह की। 7वां घर इनका पत्नी का, इनको सुख बराबर प्राप्त होगा। संतान पक्ष देखो तो
ये पंचमेश है शनि और यही चतुर्थेश ये राजयोग दे रहा है यहाँ चतुर्भाव का मालिक होकर के। तो संतान पक्ष भी इनका बलवान है। हाँ, पंचम घर में ये शुक्र गुरु बैठा है तृतीयेश और खष्ठेश होकर के, संतान में देरी कराएगा। देरी का स्वभाव देगा संतान होने में, है ना, और कम संतानें देगा। ये चीज हो गई। करियर इनका जो अपना बिजनेस है उसका मालिक चंद्रमा चौथे घर में बैठा और दसम घर को देख रहा है, इसलिए इनका बिजनेस तो बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्योंकि बिजनेस सातवां घर है, बिजनेस का मालिक लाभ भाव में बैठा है उच्चाभिलाषी, तो ये बराबर अच्छा फल देता रहेगा। राहु यहाँ धन भाव में बैठा है, तो कभी कभार इनके व्यापार में ये जो भी कार्य करते होंगे उसमें हानि होने की स्थिति अचानक ये देगा। हाँ, तो ये धन हानि की। हाँ, तो बिजनेस में तो नुकसान, क्योंकि जैसे फिल्म नहीं चली कोई। हाँ, वही चीज है ना। हाँ। और उसमें लगा 100 करोड़। हाँ, तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। बाकी तो जन्म कुंडली ठीक ठाक है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, जैसे ये विद्या बालन के हस्बैंड है, जब आपने विद्या बालन की कुंडली पढ़ी थी पहले, तो उनकी कुंडली में सप्तम भाव बिगड़ा हुआ था और इनकी कुंडली में सुधरा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर गृहस्थ जीवन में परेशानी होंगी तो विद्या बालन की वजह से होंगी, इनकी वजह से नहीं होगी। इनकी वजह से नहीं होंगी, है ना। हाँ, वो कहीं कुछ उन्हीं के सोच विचार की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, किसी कारण से हो सकती है। तो इसका मतलब हस्बैंड और वाइफ की अगर कुंडली में कोई प्रॉब्लम चल रही है गृहस्थी में, हाँ, तो दोनों की कुंडलियां विचारनी चाहिए ना। दोनों की विचारनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही की विचार के वो बता दिए। लेकिन एक चीज अच्छी होती है क्या? कि दोनों में से अगर एक की जन्म कुंडली खराब है, मतलब पति या पत्नी का भाव खराब है, दूसरे का अच्छा है, तो वो बैलेंस कर देता है ना। वो उस समस्या, जैसे इनकी है सिद्धार्थ राय कपूर की जन्म कुंडली, इनकी पत्नी का भाव बलवान है, तो ये क्या करेगा कि पत्नी के भाव को, जो वहाँ उनके पति का भाव बिगड़ा हुआ है, उसको ये ठीक करेगा, काफी हद तक बैलेंस करेगा। अच्छा, इस कुंडली में विदेशों से जो है वो व्यापार के योग बन रहे हैं, विदेशों से धन लाभ के। और हाँ भाई, विदेश का मालिक 12वां घर है नहीं, ये दसम घर में बैठा है, नौमेश का फल करेगा, नौम घर का। तो नौमेश ये राजयोग दे रहा है, तो विदेशों से तो इनका व्यापार की स्थिति है ही है, इसमें अच्छी बनी हुई है। और केतु की दृष्टि भी जा रही 12वें घर पे, है ना। 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि वहाँ गई, 7वीं गई धन भाव पे, और 9वीं दृष्टि आ गई चौथे घर पे। तो इस कारण से विदेशों से इनका व्यापार अगर चल रहा होगा तो चलता रहेगा, और नहीं अगर चल रहा होगा, कभी करना होगा तो चलेगा। और ये इसमें बुधादित्य योग माना जाएगा। बुधादित्य योग, हाँ, थोड़ा सा तो इसका प्रभाव माना जाएगा, क्योंकि बुध यहाँ राजयोग दे रहा है ना। अगर यहाँ राजयोग कारक ग्रह न बनता बुध, तब तो नहीं मानते हम। अच्छा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण में जब ये बुधादित्य का योग बनता है कहीं, है ना, तो त्रिकोण का मालिक होकर के जब केंद्र में ये बुधादित्य योग बनता है, तो ज्यादा बलवान होता है। लेकिन ये हमको लगता है उतना तो बलवान होगा नहीं, जो कि राहु की दृष्टि है। हाँ, उतना बलवान नहीं है, उतना एक ही इसमें राजयोग कारक ग्रह बुध मिला है ना। सूर्य अलग से है, लाभ भाव का मालिक, और राहु की दृष्टि आ गई यहाँ पे, तो राहु की दृष्टि के कारण थोड़ी चीजें गड़बड़ है। गुरु 5वें घर में बैठ करके 5वीं दृष्टि डालेगा 9वें घर पे, उच्चाभिलाषी करके इसकी उच्च राशि मिथुन राशि पे दृष्टि जा रही, और एक 7वीं दृष्टि डालेगा यहाँ पे लाभ भाव पे, है नहीं, तो ये नीचाभिलाषी दृष्टि हो जाएगी, और 9वीं दृष्टि लग्न पे आ गई। तो गुरु का बैठना यहाँ ठीक है तो अकारक ग्रह, लेकिन फिर भी ठीक है। और बीमारियां इस कुंडली पे कौन कौन सी बन सकती हैं? बीमारियां अब जैसे 1 2 3 4 5, इसीलिए हम कहें ठीक है। तो अब ये राहु की दृष्टि यहाँ पे आई, है, मंगल की 8वीं दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि आई 6ठे घर पे, और मंगल की आई 8वीं दृष्टि 6ठे घर पे, और 6ठे घर का मालिक आ गया 5वें घर में। इनको पहले भी हमारे हिसाब से
पहले बचपन में या कभी भी पेट संबंधी कोई गंभीर समस्या इनको आनी की स्थिति जन्म कुंडली दिखाती है, रही होगी। और यदि उस समस्या बचपन में नहीं आई है तो जीवन में कभी भी आ सकती है। इनको अच्छा, जैसे चंद्रमा ये यहाँ चौथे भाव में शनि के घर में बैठा हुआ, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा अकेला है, कोई शनि या राहु मंगल, कोई पाप ग्रह, केतु की है दृष्टि, केतु की है। हाँ, तो केतु है तो थोड़ा पैरानॉर्मल साइकोलॉजी देगा, मनोविज्ञान। अच्छा। 7, 8, 9, 10 और छठे घर पे शनि की भी दृष्टि आ रही है। राहु मंगल शनि तीनों 10वीं है नहीं। अब छठे घर पे अगर 3 ग्रहों की दृष्टि आई तो ये कंफर्म है कि इनको ऑपरेशन तो कोई शरीर में कराना ही पड़ेगा, है नहीं। चाहे एक्सीडेंट के कारण कोई ऑपरेशन हो या किसी रोग के कारण कोई ऑपरेशन हो, वो स्थिति जन्म कुंडली पे दिखती है। और हमें ज्यादातर संभावना पेट से संबंधित समस्या की दिखती है। अच्छा, ये जैसे जो बीमारी होती है तो ऐसा आपको लगता है, ऐसा संभव है ज्योतिष विज्ञान से कि बीमारी डॉक्टर से पहले ज्योतिषी पकड़ ले? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? अब जैसे हमने इतनी सारी गणनाएं बताई रोग के बारे में इसी कुंडली पर, है नहीं। अब हमने सारे ग्रहों की स्थिति देखी, है नहीं, रोग का भाव देखा, छठा घर, सारी गणना की, तो हमने बताया ये रोग होने की संभावना है बचपन से लेकर के और पूरी आयु पर्यंत। कभी भी अगर पहले हो चुका है तो फिर नहीं होगा, अगर नहीं हुआ है तो होने की संभावना बनेगी। और ज्योतिष विज्ञान से जो असाध्य रोग हैं जिनको आजकल डॉक्टर मना कर देते हैं, जैसे कहते हैं ब्लड प्रेशर हुआ या डायबिटीज हुई, स्पाइनल कॉर्ड की कोई बीमारी हुई, ये सब ज्योतिष विज्ञान के रेमेडीज से ठीक हो सकते हैं? आराम तो हो सकता है, आराम हो सकती है, आराम हो सकता है। अच्छा, उसमें थोड़ा आयुर्वेद का वो करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और फिर ठीक भी हो सकता है। ठीक भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते कि ठीक नहीं हो सकता। कोई भी रोग है तो रोग तो ठीक किया जा सकता है, कैंसर छोड़ करके। कैंसर छोड़, एड्स है, कैंसर है नहीं, कोरोना जैसी बीमारियां हैं जिसमें मृत्यु आने की पूरी स्थिति बन जाती है। तो वो तो फिर कुंडली में होगा ना। हाँ, भाई कुंडली कहीं ना कहीं वो अकाल मृत्यु की होगी। हाँ, तो वो चीज बनेगी, तो वो बड़ी बीमारी भी बनेगी, बड़ी बीमारी बनेगी। अच्छा, थोड़ा ये बताइए, जैसे अभी हम बोले थे ये अब हमने इसमें जो पेट संबंधी शिकायत बताई ना, राहु मंगल और शनि की तीनों दृष्टियां छठे घर पे आ रही हैं और पेट में भी इनको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होगी। अच्छा। हाँ, ये राहु जो दूसरे भाव में बैठ के ड्रिंक कराएगा इस वजह से है? अगर इन्होंने ड्रिंक किया तो लीवर जाएगा इनका, जाएगा, क्योंकि गुरु ऐसे भी जो है। और लीवर में भी हेपेटाइटिस होगी। अच्छा, हेपेटाइटिस की संभावना बनती, कोई भी कैटेगरी की हो सकती। तो इनका मतलब इनको फिर बाहरी खाना पीना और वाइन और शराब, ये 2 चीजें तो एकदम अवॉइड करनी चाहिए ना। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि मतलब 99% तो सारी समस्याएं एक ज्योतिषी ही खत्म कर सकता है जीवन से। हाँ, क्यों नहीं, मालूम तो हो ही जाता है ना भाई। आदमी उस पे अमल करे। जब हम 5-6 कुंडलियों पे कैंसर पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिए, डायग्नोज कर दिए 3-4 साल पहले ही कि इसको कैंसर होगा और इस महादशा में होगा, नहीं इस वर्ष इसको कैंसर होगा, कैंसर में इसकी डेथ होगी या नहीं होगी, वो भी कैलकुलेशन निकल आता है। तो वो तो ऐसा है, पढ़ने वाले भाई गणना की ही तो बात है। हाँ, वो तो है। अच्छा, ज्योतिष में जो 2 अंग हैं, एक है एक क्या बोलते हैं इनको, एक फलित और दूसरा वो सिद्धांत संहिता हो रहा, तीन अंग। सिद्धांत संहिता हो रहा। इसमें ये जो फलित वाला चैप्टर है, ये सबसे कठिन विज्ञान है, सबसे कठिन है ना। इसलिए हमने देखा कि ज्यादातर ज्योतिषी जो है वो सिखाने का काम करते हैं। पढ़ने का बहुत इक्का दुक्का लोग हैं जो प्रसिद्ध हुए, है ना। दरअसल इसमें गणना बहुत सूक्ष्म करनी पड़ती। अब सूक्ष्म गणनाएं किताबों में तो मोटी मोटी दी है, पारस सर हैं, भृगु महाराज हैं, सब ऋषियों ने
कि इस ग्रह का ये एक करेक्टर है, गुण है, उस आधार पर लोग गणना करते हैं। दृष्टियों की भी गणना है, वो भी लिखी हुई है, उस आधार पर कर लेते हैं। लेकिन पर्टिकुलर किसी लग्न पर, है ना, मेष से लेकर मीन 12 लग्नों में से पर्टिकुलर किसी लग्न पर कौन सा ग्रह किस तरह से काम करेगा, किस भाव में बैठ करके, ये गणना बड़ी सूक्ष्म होती है नहीं? ये एकदम वैसी बात है कि पहले इंसान को बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद वो उसमें अपना एलिमेंट डाल के अपनी रिसर्च करके गणना, फिर कैलकुलेशन करना। बहुत सारे लोग, ये तुला लग्न की कुंडली है, गुरु पंचम में बैठा, कहेंगे गुरु की दृष्टि लग्न पे जा रही है, लग्न बलवान हो गए। ऐसे थोड़े बलवान। अब इस तुला लग्न है, शुक्र की लग्न है, गुरु इसमें आकारक ग्रह है, तृतीय खष्ठे से, वो कैसे गुरु बलवान करेगा? वो सही चीज है, गुरु हानि करेगा। हमने देखा है बहुत बड़े बड़े जो टीवी पे, हम लोग छोटे थे, जो टीवी पे ज्योतिषी आते थे ना चैनल्स पे, वो कहते हैं कि गुरु जो है वो बहुत ही शुभ ग्रह, मतलब गुरु शुभ ग्रह ठीक है नैसर्गिक रूप से, लेकिन वो किस लग्न पे शुभ है, किस पे नहीं शुभ है, ये भी तो देखना। लग्न पे शुभ है और किस भाव में शुभ है। ऐसे तो फिर शनि भी बहुत शुभ ग्रह हो जाएगा मकर और कुंभ पे। भाई व्रत लग्न का वो राजयोग कारक ग्रह, इसी तुला में ही देखिए शनि कितना शुभ हो जाएगा। तो व्रत और तुला में तो शनि राजयोग कारक ग्रह है, तो इस तरह से नहीं होता। तो ये यही मतलब ये आसान विज्ञान नहीं है ये, नहीं, कि जिसको जो है आदमी फलित की गणना करना कठिन, फलित की गणना बहुत कठिन चीज है ना, बहुत कठिन। तो फिर फलित की गणना करना इतना कठिन है, तो ये जैसे जो बहुत बड़ा डॉक्टर होता है जो हार्ट का ऑपरेशन करता है, वो सबसे ज्यादा फीस लेता है, तो उस हिसाब से जो सबसे अच्छी गणना करे इसमें सबसे ज्यादा फीस लेना चाहिए उसको। बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें कौन सी बात है। हाँ सही है। हमको तो ऐसा लगता है, हम आपको बात बताते हैं कि ज्योतिष विज्ञान में 10 लाख रुपए से कम फीस नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। नहीं, वो हंसने वाली बात ठीक है, आप हंस दिए, मर जाएंगे। नहीं, हम क्या बता रहे हैं, हमारे हिसाब से इसमें 10-20 लाख रुपए से कम फीस नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे पास एक लॉजिक भी सुन लीजिए आप। एक अभिनेता 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए लेता है और उससे किसी भी पब्लिक का कुछ भला नहीं होता है किसी भी पिक्चर को देखने पर, है। लेकिन एक ज्योतिषी कुंडली के अंदर रेक्टिफिकेशन करता है, उसके जीवन से संबंधित उसका कोई रोग है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है या कोई फाइनेंस के प्रॉब्लम है, उसको वो सही करता है, तो उसको कम से कम अब अभिनेता के बराबर तो लेना ही चाहिए 1-2 करोड़ रुपए एक कुंडली का। कोई नहीं देगा। अच्छा बताइए, अभिनेता को मिलते हैं 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, कोई नहीं देगा, है कोई नहीं देता। तो ये तो जानते ये कब ऐसा होता है? हाँ। जैसे इंडिया में बैठा कोई एस्ट्रोलॉजर है ना, किसी देश के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिक्लेयर कर दे कि ये आदमी बंदा जीतेगा, हाँ, वो जीत कंफर्म डिक्लेयर कर दे, है नहीं, तो फिर उसको तो मिल सकता है, उसको हाथों हाथ लिया जाता है, उसको हाथों हाथ मतलब आप ये समझिए कि जब कोई आदमी, वो टाइम्स मैगजीन में छप जाएगा, करोड़ों रुपए आ जाएंगे उसके पास, एडवर्टाइज न जाने कितना मिलेगा, है ना। तो लेकिन अब ये कंफर्म गणना करना आसान भी नहीं है। नहीं, वो तो चलिए ठीक है, हमारा जो पॉइंट आप देखें कि एक अभिनेता को, हाँ वो एक अलग 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और वो, अच्छा वो काम क्या करता अभिनेता? एंटरटेनमेंट का। हाँ। एंटरटेनमेंट से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कुछ नहीं। 300 रुपए का टिकट देके जब हम पिक्चर देखने जाते हैं, ना ही हमारी कोई फाइनेंशियल हालत ठीक होती है, ना हमारी कोई बीमारी ठीक होती है, ना ही हम किसी ऐसे मनोविज्ञान में पहुंचते हैं कि जिससे हम अपना जीवन बहुत अच्छा कर लें। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और भी जुड़ी होती ना, क्या कि चूंकि अध्यात्म से जुड़ा है ज्योतिष शास्त्र, तो ये होता है कि मानव कल्याण भी तो मानव, अच्छा एक बात बताइए, मानव कल्याण के नाम पे सारे भृगु और पराशर जैसी जो है वो जिंदगी बिताए हैं एक ज्योतिषी, ये अच्छी बात है। हाँ ये बात सही। भाई साईं बाबा मानव कल्याण के नाम पे पत्थर खाते थे अपने समय में। जीसस क्राइस्ट को मानव कल्याण के नाम पे कितने अपमान सहने पड़े। बुद्ध को लोग जो है वो भला बुरा कहे। हाँ ये तो है। तो हमारे हिसाब से मानव कल्याण उतना करना चाहिए जितना मानव कल्याण की जरूरत है। बस देखिए जो कैंसर से हमारे हिसाब से कलयुग में एक कलयुग है, कलयुग में अगर कोई समाज सेवा करेगा तो ये समाज इस कदर बिगड़ चुका है कि आदमी अगर अपना घर बार सब बेच के, जमीन जायदाद बेच के भी समाज सेवा में लगा देगा तो भी कोई एहसान नहीं मानेगा। कुछ नहीं होता है नहीं, कोई एहसान नहीं मानता।
और मजे की बात यह है कि कलयुग में किसी पुण्य का कोई फल भी नहीं मिलना है। फल भी नहीं मिल रहा। ये तो अलग कॉन्सेप्ट है ना। इसमें तो सारे ज्योतिषी परेशान, सारे संत महात्मा परेशान हैं। हाँ। कि ये फल क्यों नहीं मिल रहा अच्छे काम का। ये बताइए जरा इसके बारे में थोड़ा सा। कई वीडियो हमने देखी हैं लोगों की। हाँ, इसमें जरा आप अपना भी तो बताइए कि कलयुग में अच्छे राजयोगों का फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। फल नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि कलयुग के अंदर ब्रह्मांड के चारों तरफ वो जो कार्मिक साइकिल है उसके चारों तरफ ऐसी शील्ड लगी हुई है। हाँ। कि वो शील्ड जाने नहीं देगी। तो उसमें केवल आत्मज्ञानी घुस सकता है, बाकी को तो कोई घुस नहीं, बाकी कोई नहीं जा सकता है। अब कमाल की बात देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं। अब ये इतनी बात हो ही गई है, तकरीबन 212 वीडियो बन चुकी हैं। अब इस चैनल पे हम बना चुके हैं। जितनी हमने इस चैनल पर कंटेंट आपसे निकाला है, भाई आप तो बात ही नहीं करते किसी से। हमने जितने सवाल पूछ लोगों को लगता है कि इसमें कंटेंट जो है वो बाबूजी बनाते हैं कि बाबूजी पढ़ रहे हैं। अगर हम सवाल न पूछें, नहीं हम इसमें क्या कंटेंट, भाई आप पढ़े, हम जो सवाल पूछते हैं उससे बनता है कंटेंट। उसको आदमी को वो लाभ होता है। अच्छा, उसके बाद आदमी फोन करता है, कहता है हमारी कुंडली देख लीजिए। तो हमने ये देखा कि छोटे बच्चे फोन करते हैं, एक एज पर लोग फोन करते हैं, और ज्यादातर आदमी झूठ बोलता है। वो कहता है कि हमको ये समस्या, हम कुंडली खोलते देखते हैं कोई समस्या नहीं है। तो वो झूठ पता है क्यों बोलते हैं? ताकि फीस न देनी पड़े। तो वो एक कलयुग का प्रभाव, ये कलयुग का प्रभाव है। मानव मन जो है वो इतनी बुरी तरह विक्षिप्त हो चुका है। अच्छा, और थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त प्राप्त करने पर उसके क्या परिणाम होते हैं। इस पर कभी चर्चा हम लोग नहीं की है। इस पर जरा इसका थोड़ा वो भेदन करिए। मुफ्त जो भी चीज प्राप्त की जाती है उसके दो दुष्परिणाम होते हैं। क्या? एक तो वो आपके ऊपर भार आ जाएगा, किसी न किसी जीवन में उस मनुष्य को चुकाना पड़ेगा जिससे किसी ने लाभ प्राप्त किया है मुफ्त में। ये उसके ऊपर उस मनुष्य का पुण्य आ गया। तो ये इसके लिए हो गया भार हो गया, है नी। इसको किसी न किसी जन्म में उस मनुष्य को वापस करके चुकाना पड़ेगा। और वापस में कितने गुना होगा ये पता नहीं, इसका तो भगवान ही जानते हैं हिसाब। ठीक, एक तो ये है दुष्परिणाम। दूसरी चीज है कि मुफ्त में मिली हुई चीज कभी जीवन में सुख नहीं दे सकती। न वो टिकाऊ होती है और न वो सुख दे सकती। आज भले ही कोई किसी से दान में या कहीं से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ले ले, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि वो 1-2 करोड़ रुपए का वो सुख उस जीवन में देख नहीं सकता, देख नहीं पाएगा ना। ज्यादातर लोग हमने देखा, जो लोग मुफ्त में समाज में चीजें प्राप्त की हैं, वो ज्यादातर लोग या तो जेल चले गए है ना। कहीं सरकार से मुफ्त में ले लिए, किसी बड़ी संस्थाओं से मुफ्त में, वो जेल चले गए। और जो छोटे लोग हैं जो मुफ्त में प्राप्त करते हैं वो हर समय परेशान रहते हैं। वो तो अपने खा पी के है नहीं, शराब मांस खा पी के उड़ा देते, खत्म कर देते हैं सारा का। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए यहाँ तक कि कोई कंसल्टेंसी भी अगर किसी को प्राप्त करनी है, कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है, मेडिकल कंसल्टेंसी है, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी, तो उसकी फीस देनी चाहिए। तो उसको, और अगर फीस के पैसे नहीं है हमारे पास तो हमको परिश्रम करके पहले पैसे जुटाने चाहिए। बिल्कुल भाई, कोई ये तो है नहीं कि हम आज कुंडली दिखाएंगे तो आज ही हमारा सब भला हो जाएगा। अरे हम 2 साल के बाद दिखा लेंगे, हम 2 साल तक बचत करेंगे पैसे की। जब डॉक्टर ये कहता है कि ये रोग है, इसका इलाज में 20 लाख रुपए खर्च होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पैसे जुटाते हैं ना, बिल्कुल परिश्रम करते हैं, पैसे जुटाते हैं। डॉक्टर से ये तो नहीं कहते हैं फ्री इलाज कर दीजिए। नहीं, तो ये तो होता ही है। तो इसका मतलब यह है कि अच्छा, ये सारा शास्त्रानुगत है। बिल्कुल शास्त्र। ये नहीं है कि ये कोई ऐसी कोरी कल्पना है, और ये कोई हमारे मन की कल्पना थोड़े। जानते हैं, स्कूलों में ये सब सिखाना चाहिए बच्चों को, है ना। बिल्कुल, स्कूलों में ये पाठ्यक्रमों में ये सब होना चाहिए। देखो एक चीज, कैसे जीवन जिए, कि मुफ्त में जैसे कोई चीज मिल गई तो उसकी केयर नहीं करता, है नहीं। परवाह नहीं होती, क्योंकि वो मुफ्त में मिली। जब अपनी मेहनत करके कोई चीज प्राप्त करेगा, बिल्कुल सही बात नहीं, तो उसकी कदर करेगा। हमने समाज में देखा है कि जिन लोगों को
पारिवारिक विरासत के नाम पे बहुत बड़ी संपत्ति मुफ्त में मिल जाती है। हाँ। वो यूं ही उसको गंवा देते हैं। और जो अर्जित करते हैं उसको वो कई पीढ़ियों तक चलाते हैं। पीढ़ियों तक चलती है। यही तो होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक बात है, ये अच्छी बातचीत हो गई। हम तो चाहते थे कि किसी वीडियो में ऐसी बातचीत हो कि जिसमें थोड़ा जो 20 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, है ना, इनको थोड़ा सा ऐसी गाइडेंस मिले जो स्कूलों में नहीं मिलती है। आमतौर पर माँ बाप के पास समय ही नहीं रहता सिखाने का। तो हमने कहा चलो कम से कम जो है वो हम लोग के चैनल के माध्यम से कुछ जो है लोगों को बातचीत हो जाएगी। ठीक है फिर, है ना। बाकी सिद्धार्थ राय कपूर की जन्मकुंडली ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको